हम जानना चाहेंगे आज जो सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी का, जी जी, उसमें सरकार उद्योग के लिए क्या कर रहा है? देखिए, जो सबसे बड़ी जो बेरोजगारी का जो मुद्दा है आज के डेट में, और भारत में बेरोजगारी चरम सीमा पे है पूरी दुनिया के अंदर। तो ऐसा बहुत कम हो रहा है कि जिसको चाहिए वहां तक आदमी पहुंच नहीं पा रहा है। मतलब जो गांव तक हम देख रहे हैं कि किसी को मालूम ही नहीं है क्या योजना होता है क्या नहीं होता है। आज जिनको मालूम होता है उनको बहुत स्ट्रगल होता है इसमें पाने के लिए। तो उसके लिए क्या इसमें? देखिए, इसमें आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जैसे गांव में एक आदमी रह रहा है जी, वो बेरोजगार है, शिक्षित बेरोजगार है जी जी, वो कुछ करना चाह रहा है जी, लेकिन क्या है, अवेयरनेस की कमी है। हालांकि अब यहाँ पे एक बात कहना चाहेंगे, हालांकि सरकार पूरे सोशल मीडिया पे इसका प्रचार प्रसार कर रही है, हो रहा है कि वो दुबई, सऊदी, गल्फ कंट्री में चला जाए, एक तो ये ऑप्शन है। लेकिन गल्फ कंट्री में जाने के बाद वो ठीक है, लेकिन फिर उसका घर छूट जाता है, परिवार छूट जाता है, फिर वो वहां पे जॉब करता है, फिर इसके बच्चे बड़े होते हैं, उनकी गलत संगति लग जाती है, फिर बच्चे खराब होते हैं, परिवार खराब हो जाता है, फिर उसकी पता चलती है पूरे जीवन भर की कमाई भी बेकार हो गई, खत्म हो जाता है जी। ये चीज है। आज बिहार ही नहीं पूरे भारत में एक मुद्दा को लेके सभी लोग जागरूक हो रहे हैं, सभी लोग उस पर बात करना चाहते हैं, जो है बेरोजगारी। आज सांसद में भी विपक्ष के जो भी नेता बैठे हुए हैं वो लोग से लेके सभी लोग सरकार पे निशाना साध रहा है बेरोजगारी को लेके। सरकार भी इस क्षेत्र में अपना पूरा प्रयास कर रहा है, जिसमें लघु उद्योग से लेके बहुत सारा ऑप्शन सरकार भी दे रखा है। आज उसी सिलसिले में हम बात करने जा रहे हैं गोपालगंज से उद्योग विभाग से डीआरपी सर है जिनका नाम है फनिंदर कुमार जी। आज उनसे हम बात करेंगे उद्योग के बारे में। तो स्वागत है सर आपका हमारे इस पॉडकास्ट। जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप मुझे यहाँ पे इन्वाइट किए। जी, थैंक यू। तो हम जानना चाहेंगे आज जो सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी का, जी जी, उसमें सरकार उद्योग के लिए क्या कर रहा है? देखिए, जो सबसे बड़ी जो बेरोजगारी का जो मुद्दा है आज के डेट में, और भारत में बेरोजगारी चरम सीमा पे है पूरी दुनिया के अंदर, तो सरकार इसको ठीक करने के लिए, बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए तमाम तरह की योजनाओं को लाई है। अच्छा, जैसे हम लोग कह सकते हैं एक विश्वकर्मा योजना है, पीएमएफएमई योजना है, पीएमईजीपी योजना है, इस तरह से ढेर सारी योजनाएं सरकार चला रही है जिससे कि बेरोजगारी को दूर किया जा सके। जी, योजना वैसे योजना बहुत सारे हैं जैसे आप बताए। ऐसा बहुत कम हो रहा है कि जिसको चाहिए वहां तक आदमी पहुंच नहीं पा रहा है। मतलब जो गाँव तक हम देख रहे हैं कि किसी को मालूम ही नहीं है क्या योजना होता है क्या नहीं होता है। आज जिनको मालूम होता है उनको बहुत स्ट्रगल होता है इसमें पाने के लिए। तो उसके लिए क्या इसमें? देखिए, इसमें आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जैसे गांव में एक आदमी रह रहा है जी, वो बेरोजगार है, शिक्षित बेरोजगार है जी, जी, वो कुछ करना चाह रहा है जी, लेकिन क्या है, अवेयरनेस की कमी है। हालांकि अब यहाँ पे एक बात कहना चाहेंगे, हालांकि सरकार पूरे सोशल मीडिया पे इसका प्रचार प्रसार कर रही है, ट्विटर से लेके, इंस्टाग्राम से लेके, फेसबुक पे लेके, सब सारी जगह पे इसका प्रचार प्रसार कर रही है। अब क्या है कि वो युवा वहां तक पहुंच नहीं पा रहा है, या पहुंच पा रहा है तो उसको जानकारी भी बड़ी थोड़ी सी मिल रही है, जिसकी वजह से एक युवा परेशान हो जा रहा है, ये देखने में आ रहा है। जी, जानकारी भी मिल रहा है अगर, तो उसमें बहुत सारी परेशानियां भी मिल रही हैं उनको उद्योग को लेके। जैसे कैसे लोन लेंगे, क्या करेंगे, इस चीज की भी बहुत परेशानियां हो रही है। बिल्कुल, बहुत परेशानी हो रही है। तो उसके बारे में कुछ बताया कि जो आसान हो जाए रास्ता उनके लिए। देखिए, जैसे मान लीजिए एक आम आदमी रोजगार लगाना चाहता है, तो सबसे पहले तो बेरोजगार है। अब बेरोजगार है तो वो सोचता है कि हम करें क्या। एक तो ऑप्शन ये हो रहा है कि वो दुबई, सऊदी, गल्फ कंट्री में चला जाए, एक तो ये ऑप्शन है। लेकिन गल्फ कंट्री में जाने के बाद वो ठीक है, लेकिन फिर उसका घर छूट जाता है, परिवार छूट जाता है, फिर वो वहां पे जॉब करता है, फिर इसके बच्चे बड़े होते हैं, उनकी गलत संगति लग जाती है, फिर बच्चे खराब होते हैं, परिवार खराब हो जाता है, फिर उसकी पता चलती है पूरे जीवन भर की कमाई भी बेकार हो गई, खत्म हो जाता है जी। ये चीज है। अब बात आती है कि रोजगार कैसे करें। तो सरकार इसके लिए तमाम योजनाओं को चलाई है। जैसे पीएमएफएमई योजना को ही ले लें, तो पीएमएफएमई योजना हो गया या पीएमईजीपी योजना हो गया, ये बहुत ज्यादा, दोनों योजनाएं बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा लोकप्रिय है आज के डेट में, जो इसको जानता है जी। जो नहीं जानता है तो उसको छोड़ दीजिए। अब इसमें क्या है कि कोई एक आम आदमी है, मान लीजिए कोई गांव का एक युवा है, उसने कुछ पढ़ाई करी उसने अपने हिसाब से, उसके बाद अगर वो कोई चाहता है रोजगार लगाने के लिए, तो अब वो घबरा जाता है कि भाई कौन सा रोजगार करें। उद्योग लगाने की बात आई तो ऑप्शंस बहुत सारे हैं। वो आटा चक्की लगा सकता है। अब आटा चक्की वैसे नहीं कि सिर्फ मोटरी पीसने वाला, आटा चक्की लगा सकता है, और जो 5 किलो का जो पैकेट बना सकता है, 10 किलो का पैकेट बना सकता है, पूरे मार्केट में सप्लाई कर सकता है, प्रोडक्शन अपना खोले, अपना मैन्युफैक्चरिंग, अपना प्रोडक्शन कर सकता है।
इसको वो कर सकता है। अब यहाँ पे दूसरा है, सरसों तेल का उत्पादन कर सकता है, कपूर का उत्पादन कर सकता है, फाइबर की जो कुर्सियां बनी है, ये जो सोफे पे हम लोग बैठे हैं, ये फूल है, इन सारी चीजों का कोई ना कोई तो उत्पादन कर रहा है, तभी तो हमारे बीच में है ये चीजें। तो एक आम जो बेरोजगार युवा है वो थोड़ा सा भटक जा रहा है, तो उसको एक सही मार्गदर्शन अगर मिले तो वो बहुत अच्छा रोजगार कर सकता है। तो सही मार्गदर्शन के लिए उसको क्या करना? सही मार्गदर्शन के लिए तो सबसे पहले उसको उद्योग विभाग में कांटेक्ट करना चाहिए, जो भी उसका नियरेस्ट, जो जिस जिला में वो है, अगर गोपालगंज में है तो गोपालगंज, पटना है तो पटना में, हर जिला में सरकार ने उद्योग विभाग बनाया हुआ है, उसको जिला उद्योग केंद्र के नाम से जाना जाता है। ये ऑफिस है, सरकार इस पे काफी खर्च कर रही है, सरकार की निगाहें हैं इस पे, क्योंकि भारत को बहुत ज्यादा आगे बढ़ाना है। तो जब तक एक आम युवा रोजगार नहीं, उद्योग नहीं लगाएगा, तब तक देश की बहुत बड़ी ग्रोथ नहीं हो सकती। तो इसके लिए उसको वहां पे कांटेक्ट करना चाहिए, और सबसे अच्छा है कि उद्योग विभाग में जाए, वो वहां पे पता करें कि डीआरपी कौन है, डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन, सरकार ने उसको नियुक्त किया है इसी उद्योग को लगाने के लिए। अब एग्जैक्ट डीआरपी का काम क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि किसी भी तरीके से साइबर कैफे वाले के पास गया, कस्टमर गया, जो एक बेरोजगार युवक है वो गया बैंक साइबर कैफे, उसने कैसे तैसे करके फॉर्म ऑनलाइन भर दिया, और वो कैसे भी करके बैंक में फाइल चली गई उसकी। अब वहां तक उसकी फाइल चली गई, लेकिन उसके पास कोई जनरल आइडिया है नहीं कि मुझे करना क्या है। फाइलें जाती हैं, फिर वो कुछ सवाल बैंक मैनेजर करते हैं, उसका जवाब वो नहीं दे पाता है, फिर वो फाइलें रिजेक्ट भी होती हैं। इससे वो युवा जो बेरोजगार है वो और ज्यादा हतोत्साहित हो जाता है, भाई मैं करूं तो क्या करूं। ऐसी स्थिति में अगर वो डीआरपी का साथ पकड़ता है तो डीआरपी क्या है, उसको बहुत ज्यादा मदद करता है। सबसे पहले तो डीआरपी ये खोजता है कि जो युवक है, जो बेरोजगार है, उसको किस काम को करने में इंटरेस्ट है। पहले तो जैसे मैं डीआरपी हूं, तो मैं किसी से भी मिलता हूं या कोई भी मुझे कांटेक्ट करता है, तो सबसे पहले मैं उनके इंटरेस्ट को चेक करता हूं कि जैसे मान लीजिए कि अगर उनको सरसों तेल बनाने में इंटरेस्ट है, तो हम उसी की बात करते हैं कि भाई इसमें आप आगे बढ़ेंगे। और सबसे बड़ी चीज ये है सर कि अगर किसी भी व्यक्ति को सफल होना है, तो वो अगर वो अपने इंटरेस्ट पे चल रहा है तो ही ज्यादा सफल होगा वो। जी। तो ये आपका मतलब काम है इसमें कि कौन क्या इंटरेस्टेड है किस चीज में, तो उसके अकॉर्डिंग आप उसको। अब जैसे मान लीजिए कि कोई इंटरेस्टेड है, तो हमने क्या किया कि उनको बताया कि भाई इसमें क्या है। हम उसको सबसे पहले, डीआरपी का काम बहुत ज्यादा जिम्मेदारियों भरा है, सबसे पहले तो हम उनके इंटरेस्ट को चेक कर सकते हैं। मान लीजिए कि हमने उसको कह दिया कि आप सरसों तेल का उद्योग लगाइए, उसका इंटरेस्ट नहीं है सरसों तेल में, तो कुछ दिन चला के वो बंद कर देगा। इसमें बहुत ज्यादा चांसेस है, 99.99% चांसेस है। तो उसका अगर इंटरेस्ट है उस चीज में, तब हम उसकी फाइलिंग करवाते। जैसे उदाहरण के लिए ले लीजिए कि उसने देखा कि भाई मुझे आटा का उद्योग लगाना है ना, आटा का। तो आटा उस मार्केट में देख रहा है, बहुत सारी ब्रांडेड आटे मिल रही हैं, शक्ति भोग है, तो आशीर्वाद है, ये है, वो है। तो उसने कहा कि क्यों ना हम भी अगर अपना 5 किलो 10 किलो का एक पैकेट निकालते तो कितना अच्छा रहता, खुद का ब्रांड निकालते तो अच्छा। तो हम लोग उसको समझाते हैं कि मार्केटिंग आप कैसे करेंगे। देखिए, सेल्स और मार्केटिंग दो अलग अलग चीजें हैं, इन दोनों की गहराई से उसको ट्रेनिंग देते हैं कि भाई क्या आप मार्केटिंग कर पाएंगे, इसमें कौन कौन सी चीजें हैं, कौन कौन से पॉइंट है जिस पे आपको विशेष ध्यान देना है। एक तो ये हो गया। उन सारी चीजों की ट्रेनिंग देने के बाद फिर वो कहता है कि हाँ हम ऐसा कर लेंगे, तब तो ठीक है। अगर वो कहता नहीं ये हमसे नहीं होगा, तो फिर उस चीज को छोड़ के फिर कहते हैं फिर अब आपका किस में इंटरेस्ट है। अगर उसका उस चीज में इंटरेस्ट है तब उसको करवाते हैं, अदरवाइज हम कहते हैं कि नहीं अभी आप। अच्छा, कभी कभी कई ऐसे लोग मिलते हैं जिनको जीरो एक्सपीरियंस है, तो जीरो एक्सपीरियंस को बैंक जल्दी लोन देने में थोड़ा सा घबराता है। अब जैसे आप खुद ही अपने आप पे देख लीजिए, जैसे मान लीजिए कि आपका कोई छोटा भाई है, उसने कहा कि भैया हमको 5 लाख या 2 लाख रुपए दीजिए, हम ये काम करेंगे। तो आप उससे पूछेंगे ना कि भाई तुम्हारा इसमें क्या इंटरेस्ट है, मतलब नॉलेज कितना है, थोड़ा क्या के बारे में जानते हो कि नहीं जानते, कैसे करोगे, क्या करोगे, नहीं करोगे, कैसे करोगे। अगर वो सेटिस्फाइड कर दिया जवाब देके, तब तो आप कहेंगे ठीक है 2 लाख की जगह 3 लाख लो। लेकिन अगर वो आपको सेटिस्फाइड नहीं कर पा रहा है, तो आप उसको देने में मेरे हिसाब से नहीं ही देंगे। तो आप उसको ये सलाह देंगे कि ठीक है, जो काम तुम करना चाहते हो पहले उसमें थोड़ा सा अनुभव प्राप्त करो, आसपास का जो भी फैक्ट्री है या जो मार्केटिंग की चीजें चल रही है उसमें थोड़ा अनुभव प्राप्त कर लो, उसके बाद फिर करा देते हैं। सेम बैंक मैनेजर यही करते हैं। एक आम आदमी फाइल डालता है बैंक में, जैसे हमने डलवा दिया, हम लोग का आईडी पासवर्ड मिला हुआ है, हमने लॉगिन करके फाइल बैंक में भेज दिए। अब वहां पे बैंक मैनेजर फिर यही देखना चाहता है कि इनको क्या सचमुच में ये व्यक्ति इस उद्योग को लगा के काम कर पाएगा या नहीं। अगर बैंक मैनेजर को ये महसूस हो गया कि ये काम कर लेगा, तो वो 100% लोन वो करेंगे। नहीं, अगर नहीं हुआ तो फिर नहीं करेंगे। मतलब पहले पूरा उनका मतलब इंटरेस्ट सबसे बड़ा मायने रखता है। इंटरेस्ट आपका क्या इंटरेस्ट है उसमें? जी। चलिए, अगर इंटरेस्ट हो गया उसको
कि ये चीज़ हमको उद्योग करना है, उसके बाद क्या क्या फाइलें उसको मतलब इकट्ठा करना पड़ेगा जिससे उसको लोन मिलने में आसानी? बिल्कुल, जैसे अगर किसी का इंटरेस्ट हो गया कि उसने तय कर लिया कि हम ये उद्योग लगाएंगे, हमने उसको सेल्स बता दिया, मार्केटिंग बता दिया, ऐसे आप मार्केटिंग करेंगे, ऐसे आपका सेल होगा, तो सारी चीजें समझने के बाद वो कह रहा है कि ठीक है अब हम करेंगे, हम कर सकते हैं। उसको थोड़ा सा 2-4-6 महीने का अनुभव भी है मान लीजिए। अब उसको सबसे पहले तो उसका एक आधार कार्ड लगेगा, पैन कार्ड लगेगा, जाति प्रमाण पत्र भी लगता है। अगर मान लीजिए कि उसको सब्सिडी लेनी है, पीएमईजीपी योजना में जाति प्रमाण पत्र। कितना परसेंट इसमें सब्सिडी है सर? सब्सिडी देखिए 35% है, 35% है, लेकिन थोड़ा सा उसका क्राइटेरिया है कि ओबीसी जनरल का थोड़ा सा इधर उधर है, तो एक एवरेज है 35% के आसपास, 25% 35% सब्सिडी है, वो मिलता है। लोन बहुत बढ़िया है। अब यहाँ पे क्या है कि फाइल उसकी लग गई, आधार कार्ड लगा, पैन कार्ड लगा, एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवाना होता है उसको, उसका फोटो लगता है, उसका बैंक का जो 6 महीने का स्टेटमेंट लगता है, फिर सारी फाइलें जो है हम लोग बैंक में फाइल कर देते हैं। फिर बैंक मैनेजर उसका इंटरव्यू करते हैं कि भाई अब आप बताइए आप कैसे करेंगे। बैंक मैनेजर सीधे सीधे ये कहते हैं कि आप बताइए कैसे करेंगे, आप हमको समझाइए। अगर वो समझा देते हैं, देखिए जो करने वाला है वो बताएगा कि हम ऐसे करेंगे, वो इंटरेस्टेड होगा तो वो पूरा डिटेल बताएगा, जो तैयार करके ही आएगा। बिल्कुल तैयार करके आएगा। थोड़ा सा सपोर्ट हम लोग करते हैं, कैसे कर सकते हैं भाई, वो नया है तो उसको सिखाना तो पड़ेगा ही। अब क्या हुआ कि वहां पे वो सेटिस्फाइड कर दिया कि हाँ सर मैं ऐसे ऐसे कर लूंगा, तो ब्रांच मैनेजर जो है वो वेरिफिकेशन करते हैं कहाँ लगाएंगे, पेपर्स का जो है पूरा रिव्यू करते हैं, उसके बाद उनका लोन हो जाता है। लोन जैसे हो जाता है आप कह रहे हैं, लेकिन बीच में मार्केट में बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो जाके बोलते हैं कि इतना पैसा दो, हम आपका लोन करवा देंगे। उसके लिए आप क्या बोलेंगे? बिल्कुल सर, देखिए ये तो इस तरह से तो मार्केट में काफी ज्यादा लोग हैं, हम लोग भी देख रहे हैं। इन्हीं सारी चीजों को ठीक करने के लिए सरकार जो है डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन को नियुक्त किया है कि हम लोग जो है डायरेक्ट जो है कस्टमर को वो करते हैं, सपोर्ट करते हैं। जैसे बैंक में फाइल चली गई, ये कस्टमर हो गया, तो कई बार बैंक मैनेजर कुछ कहते हैं कस्टमर से, कस्टमर कई बार उस चीज को ठीक से नहीं समझ पाता है, तो हम लोगों को एक ब्रिज की तरह से बनाया गया है डीआरपी, डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन, कि बैंक और कस्टमर के बीच में एक ब्रिज का काम करेंगे, बैंक मैनेजर की बात को समझेंगे, फिर इनको समझाएंगे, और इस तरीके से लोन बड़ी आसानी से हो जाता है। और इसमें बिचौलिए थोड़ा सा घुसना उनके लिए मुश्किल हो जाता है और सारी चीजें स्मूथ चलने लगती हैं। तो सर एक बात और बताइए कि सारा पेपर अगर हम तैयार कर लेते हैं तो कितना टाइम इसमें लगता है, पूरा प्रोसेसिंग इसमें कितना टाइम लगता है? और देखिए इसमें प्रोसेसिंग में जो ऑफिशियल टाइम है, जो आरबीआई का गाइडलाइन है, उसके हिसाब से 28 वर्किंग डेज, मतलब 1 मंथ के अंदर के आसपास में हो जाना चाहिए। कभी कभी चीजें देर हो जाती हैं, जैसे बैंक मैनेजर का ट्रांसफर हो गया, या बैंक में एक और ऑफिसर होते हैं, उनका भी सिग्नेचर चाहिए, तो वो नहीं है, ये छुट्टी पे है, या कुछ इस तरह की बात है, या कभी कोई इलेक्शन आ गया तो थोड़ा स्टाफ इधर उधर हो गया, तो ये थोड़ा सा समय लेता है। मतलब लेट अगर हो रहा है तो स्टाफ के चलते ही हो सकता है, तो कुछ टेक्निकल, ये बैंक में अचानक कुछ ऑडिट आ गया, तो उसकी वजह से थोड़ा लेट होता है, लेकिन ऑफिशियल टाइमिंग अगर देखें तो 28 दिन का टाइम है, 28 दिन के अंदर हो जाना चाहिए। अच्छा, इसमें बहुत सारे ऐसे भी बंदे हैं, बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जिनके पास जमीन भी नहीं होता है अपना खुद का, बहुत कम होता है, तो वैसे लड़कों के रोजगार के लिए क्या है? हाँ बिल्कुल, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कोई युवा है, वो रोजगार करना चाहता है, उसका सिर्फ एक घर ही है, लेकिन यूनिट बैठाने के लिए जहाँ पे वो उद्योग लगाएगा वो जगह नहीं है उसके पास, अपनी संपत्ति नहीं है, तो उसके लिए भी व्यवस्था है कि वो कहीं भी कोई जगह को किराए पे ले सकता है। अच्छा, हाँ, जैसे कहीं पे कोई मार्केट, चूंकि मार्केट में तो चाहिए नहीं, मार्केट से थोड़ा हटके चाहिए, क्योंकि उद्योग है, मैन्युफैक्चरिंग है, दुकान तो है नहीं, तो मार्केट से हटके किसी गली वगैरह में जहाँ पे 4 व्हीलर, ट्रैक्टर, ट्रक जा सके, माल सप्लाई हो सके वहां से, तो वैसे जगह को किराए पे ले सकते हैं, उसका रेंट एग्रीमेंट बन जाता है, और फिर वो बैंक में जमा करेंगे तो प्रोसेस होता है। जी, सबसे बड़ा एक और टेंशन होता है लोगों को उद्योग डालने के बाद कि मतलब माल हम बना रहे हैं तो फिर उसको एक्सपोर्ट इंपोर्ट का क्या हेल्प मिलेगा उनको? देखिए जैसे कि उद्योग लगा लिया, मार्केटिंग उनका चल रहा है, सेल्स हो रही है, सारी चीजें स्मूथ चल रही हैं, तो एक आम उद्यमी, अब वो तो बेरोजगार से वो उद्यमी हो गया। अब उद्यमी हो गया तो उसके मन में ख्याल आता है कि हम थोड़ा एक्सपोर्ट भी करें। अब देखिए सच्चाई ये है कि सरकार एक उद्यमी को एक्सपोर्टर बनाना चाह रही है। अच्छा, और ताज्जुब की बात यह है कि एक युवा व्यक्ति जो नया नया उद्योग लगाना चाह रहा है या नहीं लगाया है, वो इस बात को नहीं समझ रहा है। अच्छा, कि सरकार क्या चाह रही है। एक युवा सिर्फ नौकरी के चक्कर में पड़ा है, नौकरी के तलाश में पड़ा है, वो दुबई जाके करे, सरकारी नौकरी के चक्कर में पड़ा है, लेकिन सरकार चाह रही है उसको एक्सपोर्टर बनाना।
जैसे चाइना क्या है पूरे वर्ल्ड में एक्सपोर्ट कर रहा है सारी चीजों हाँ, को, सब कुछ चाइना ही सब। जी, और उसका जीडीपी देख लीजिए जी। $6 ट्रिलियन के पार कर गया है ना। और कितना भी उसके ऊपर सैंक्शन लगाते जाए अमेरिका, तो फिर भी उसका ग्रोथ अभी बढ़ ही रहा है। और वो पूरे वर्ल्ड में मैन्युफैक्चरिंग का हब बना हुआ है और सबसे सस्ती चीजें बनाता है वो। अब ये क्यों हो रहा है? क्योंकि वहां पे जिस चीज को उद्योग लगाने के बाद जो हम सरकार अभी कर रही है, ज्यादा देखिए बात तो पहले से हो रही है, लेकिन जो फोकस अभी जो वर्तमान जो सेंट्रल गवर्नमेंट इस पे जो फोकस कर रही है, इतना फोकस कभी नहीं हुआ है भारत में। यही फोकस आज से 35 साल 40 साल पहले चाइना ने अपने देश में किया था। और 35-40 साल पहले भी चाइना में बेरोजगारी बहुत ज्यादा थी, गरीबी भी बहुत ज्यादा थी, आप इतिहास देख लीजिएगा, है ना। लेकिन आज देखिए उसका $6 ट्रिलियन को पार कर गया उसका जीडीपी। भारत अभी $3 ट्रिलियन के आसपास ही टहल रहा है। तो ये $3 ट्रिलियन को 5 ट्रिलियन 6 ट्रिलियन या 10 ट्रिलियन डॉलर में अगर भारत सरकार इसको चाहती है बढ़ाना, इसके लिए उद्योग ही लगाया जा सकता है, दूसरा कोई रास्ता है ही नहीं। कोई कितना भी कुछ कर ले, जब तक एक आम युवा उद्योग नहीं लगाएगा और मैन्युफैक्चरिंग नहीं करेगा, तब तक ये हमारा जीडीपी बढ़ने वाला अभी फिलहाल नहीं है। क्योंकि सिर्फ एक आम आदमी उद्योग लगा रहा है, तो सिर्फ वो अकेले नहीं लगा रहा है। जब उसका बिजनेस चलेगा तो उसके यहाँ 4, 5, 6, 10, 20, 50 लोग काम भी करेंगे, यानी उसकी इनकम बढ़ेगी। तो डायरेक्टली आप देख रहे हैं कि भाई जीडीपी में कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट वो आदमी कर रहा है। इस तरीके से हमारे देश की ग्रोथ भी इससे कनेक्टेड है। और सरकार चाह रही है कि धीरे धीरे एक्सपोर्ट, वो अपना उद्यमी जो है मैन्युफैक्चरिंग करे, लोकल मार्केट को पकड़े और धीरे धीरे एक्सपोर्ट इंपोर्ट वो करना स्टार्ट करे। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का लाइसेंस बहुत आसान है, मात्र ₹500 में एक्सपोर्ट इंपोर्ट का लाइसेंस बनता है। मतलब यहाँ से स्टेट वाइज की पूरे इंडिया से बाहर उस पे, और इंडिया से बाहर जो मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद जो प्रोडक्ट हम भेज रहे हैं, तो जो खर्च लगता है ना, उसमें भी सरकार सब्सिडी देती है कि आपको हम इतना सब्सिडी दे रहे हैं, आप काम करो बस। सरकार तो सुविधा सब कुछ दे ही रहा है, सब कुछ देता है, लेकिन जो बीचवनिया मिल जाते हैं इसमें, मैं ये करा दूंगा, वो करा दूंगा, वो इसमें जाके लोग फंस के उसके बाद से नहीं हो पाता है उनसे। और कितना लोग अपना मतलब हार मान लेता है इस चीज को लेके कि अब हमसे नहीं हो पाएगा। चलिए, लेकिन एक बात और बताइए हमको, इसमें जो पीएम क्या है, सॉरी PMFME जो है, इसमें क्या क्या है, थोड़ा इसको विस्तृत रूप से हाँ, इसमें ढेर सारी है। अब देखिए यही चीज एक आम युवा को नहीं पता है। हाँ। मैं आपको बता देता हूं कैसे सारी चीजें हैं। हालांकि लिस्ट तो बहुत बड़ी है, मैं कुछ बोल के देता हूं। देखिए PMFME योजना में अचार निर्माण है, पापड़ निर्माण है, चिप्स निर्माण है, जूस फ्रूट निर्माण है, नमकीन मिक्सचर निर्माण है, सत्तू निर्माण है, पनीर निर्माण है, पोटैटो फ्रेंच फ्राई निर्माण है, मिर्ची पाउडर निर्माण है, मैगी निर्माण है, चूरा निर्माण है, सॉस निर्माण है, आइसक्रीम निर्माण है, मिल्क प्लांट है, मछली का आहार जो बनता है उसका उद्योग लगा सकते हैं, कार्बोनेट वाटर बना सकते हैं, नूडल बना सकते हैं, धनिया पाउडर निर्माण कर सकते हैं, मीठा निर्माण, ढेर सारी ऐसी पूरी लिस्ट है हमारे पास। तो समझ लीजिए कोई कह रहा है कि सर हम इसमें नहीं इंटरेस्टेड है, हम पनीर बनाएंगे, तो पनीर बना सकता है ना। ढेर सारी चीज, सोया पनीर बना जिसको जिसमें इंटरेस्ट हो मतलब A to Z हमारा सरकार हमें दे रहा है बनाने के लिए, प्रोडक्शन कर रहा है कि करो प्रोडक्शन और उसको इंपोर्ट, हाँ एक्सपोर्ट करो। और सरकार किसी भी स्थिति में एक आम युवा को जो भारत का नागरिक है उसको एक्सपोर्टर बनाना चाह रही है सरकार का ये सपना है जी। युवा वर्ग इसको नहीं समझ पा रहा है, यही तकलीफ वाली बात है। और इसको समझाने में, करने में, युवा वर्ग को समझने में कि वो सिर्फ उद्योग लगाए और उद्योग के बारे में सोचे, थोड़ा सा समय तो लग ही जाएगा, कुछ साल लगे। एक सवाल और है सर आपसे कि अभी उद्यमी में सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग में क्या चल रहा है, कौन कौन सा उद्योग है जो सबसे ज्यादा लोग उसकी ओर खींचे जा रहे हैं और उसे करना चाहते हैं? और देखिए ट्रेंडिंग में जो चल रहा है, ट्रेंडिंग की अगर हम बात करें तो सबसे पहली चीज तो एक इंटरेस्ट वाली बात फिर हम कहेंगे, दोहराएंगे कि सामने वाले का इंटरेस्ट क्या है जी? अगर उसका इंटरेस्ट मैच करता है तो वो सबसे छोटा उद्योग लगाना चाह रहा है एक आम युवा जो है कि छोटा से शुरू करें, फिर धीरे धीरे, और उसका सोच अच्छा भी है। बैंक भी यही चाहती है कि आप शुरुआत करें, फिर हम आपको और फाइनेंस करेंगे। तो कोई भी ऐसा उद्योग है जो एक आम आदमी जो है आसपास में देखता है, जैसे पत्तल उद्योग हो गया, चाय बनाने का जो कप है उसका उद्योग हो गया, सरसों तेल का मिल खोल सकता है, वो आटा चक्की खोल सकता है, कपूर बनाने का खोल सकता है, सत्तू बेसन का खोल सकता है, अचार निर्माण कर सकता है, पापड़ निर्माण, इसका भी बहुत अच्छा मार्केट है, बहुत अच्छा स्कोप है, तो वो कर सकता है। तो इसमें सरकार कितना फाइनेंस करता है किसी एक उद्योग के लिए? देखिए अब एक उद्योग के लिए सरकार का जो स्कीम है इसमें है कि वो 10 लाख तक का जो है फाइनेंस मतलब बैंक करेगी। इसमें 10 लाख में क्या होता है, 60% उसका
मशीनरी हो जी। गया और 40% उसका सीसी हो गया। जैसे इसको हम थोड़ा विस्तार से बता रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए 10 लाख रुपए का एक प्रोजेक्ट बनाया गया कि हम सरसों तेल का उद्योग लगाएंगे, राइट। तो उसमें 60% मशीनरी हो गया कि लगभग 6 लाख के आसपास की मशीनरी हो जाएगी, जो जीएसटी इंक्लूडेड होगा। और जो 4 लाख रुपए के आसपास जो है, तो वो जो है बैंक उसको सीसी अकाउंट देती है, यानी कि पूंजी के लिए। यानी फैक्ट्री तो आपकी बन गई, बैठ गई फैक्ट्री, अब आपको पूंजी चाहिए, सरसों आपको व्यवस्था करना है, खरीदना है, उसकी पैकिंग करानी है, तो उसके लिए आपको जो है 4 लाख रुपए का 40% उसके लिए दे दिए। तो मशीन भी लग गया, पूंजी भी लग गया, अब सिर्फ काम करना है बस। अब इसमें क्या है कि कई बार बात होती है कि इसमें गिरवी क्या रखना पड़ेगा। जी, बहुत लोगों को डर होता है इस चीज का कि हम लोन लेने जा रहे हैं तो क्या रखना पड़ेगा उसके लिए, क्या मतलब बैंक क्या मांगेगा हमसे, इस चीज का भी डर होता है उनके अंदर, तो उसके लिए क्या फिर? देखिए, इसके लिए जो सरकार ने बनाया है व्यवस्था कि अगर वो 10 लाख के अंडर में अगर लोन लेते हैं, 10 लाख के अंदर यानी 9.5 लाख या 10 लाख तक, तो उनको कोई भी चीज की गिरवी रखने की जरूरत नहीं है। वो सिर्फ कुछ पेपर है, जैसे प्रोजेक्ट रिपोर्ट हो गया, आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, फोटो हो गया, और भी जो सर्टिफिकेट्स हैं वो सारे वो जमा करेंगे, बैंक मैनेजर उनका इंटरव्यू करेंगे, बैंक मैनेजर सेटिस्फाइड होंगे, लोन उनका हो जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। अब यहाँ पे बात आती है कि 10 लाख रुपए से 1 रुपया भी अगर ऊपर बढ़ेगा जी, तो फिर सारे पैसे का कोलेट्रल उनको देना पड़ेगा। कोलेट्रल यानी कि गिरवी देना पड़ेगा, या तो जमीन दें या फिर उनके पास कोई एफडी वगैरह कुछ है बैंक में तो वो दें। तो 10 लाख के अगर अंदर में अगर वो लोन लेते हैं या अपना उद्योग लगाते हैं तो आसान है, मतलब उसके लिए कुछ ज्यादा उनको देना नहीं पड़ेगा। फिर बहुत ही अच्छा लगा आप आए और बहुत सारे उद्योग के बारे में आप बताए, मतलब कि उसमें तो बहुत सारे हैं लेकिन आप कुछ बताए, उसमें से कुछ ऐसे भी बताया जा सकता है। हमारे जो भी देख रहे हैं दर्शक हमारे, जी, जो उद्योग करना चाह रहे हैं उनके लिए कुछ आसान तरीका बताएं। और एक चीज़ और हम आपको बोलेंगे कि जो देख रहे हैं वो आपसे हेल्प लेना चाहते हो, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? देखिए, अगर कोई मुझसे डायरेक्ट हेल्प लेना चाहता है तो मैं उनका हेल्प कर सकता हूं, क्योंकि मेरा काम ही यही है। जी। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप मेरा नंबर देख सकते हैं वीडियो में, कोई प्रॉब्लम नहीं, वो मेरा व्हाट्सएप नंबर भी रहेगा। लेकिन दर्शकों से एक निवेदन ये रहेगा, स्पेशली हाथ जोड़ के निवेदन रहेगा कि आप मेरा जो नंबर आप देख रहे हैं उस पे आप कॉल मत करिएगा, कोशिश करिएगा व्हाट्सएप करने के लिए, क्योंकि कॉल करने में बहुत ज्यादा कॉल्स आते हैं और फिर थोड़ा सा परेशानी जैसी होती है। तो आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा कि कॉल करने के लिए। मैं जैसे फ्री होऊंगा मैं आपको 100% कॉल करूंगा, इसकी गारंटी मैं देता हूँ। बहुत ही अच्छा लगा आपसे मिलकर, बहुत सारे हमको जानकारी हुआ, हम लोग को क्या पूरे लोग को जानकारी हुआ, पूरे जितने नए लड़के हैं, जितने लोग बेरोजगार है, जितने लोग रोजगार करना चाह रहा है, मतलब कि बहुत ही अच्छा लगा सर आपसे मिलकर। जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, तथा आपके दर्शकों को भी ढेर सारा प्यार और धन्यवाद। मेरी ये शूटिंग हो रही है, आप जरूर यहाँ पे विजिट करें और ढेर सारी जानकारी आपको मिलेंगी। और सोनू बाबू के टीम के बारे में बता देता हूँ कि एक संजय जी हैं, दुर्गेश जी हैं, ये सब लोग बैक एंड टीम है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग टीम है। मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आकर के, और पूरी टीम को तहे दिल से धन्यवाद।